हेलो। आज हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, यह हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इट इज़ अंडर आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये भी जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है। हमारा फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को और क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तथा फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंसेस में भी इसका काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस फंडामेंटल राइट्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को केवल अपने एग्ज़ाम तक के लिए ना पढ़ें, बल्कि इसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि ये लाइफ टाइम याद रहे, बिकॉज इट्स आवर राइट टू नो आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर ये हमें याद रहेगा तो हम इसका यूज़ भी कर पाएंगे। मीन्स यूज़ तो होता ही है, बट वो यूज़ के साथ साथ हमारे दिमाग में भी आता रहेगा कि अच्छा ये यूज़ हमारा इस आर्टिकल के अंडर, मीन्स हमारा ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में है। तो आइए सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में, जो 7 टाइप्स के होते थे और अब जो 6 टाइप के हैं, उसके बारे में जानने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि व्हाट डज एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स मीन्स फंडामेंटल राइट आखिर में है क्या। तो फंडामेंटल राइट्स वह अधिकार होता है जो प्रत्येक देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है। यह फंडामेंटल राइट्स होता क्यों है और क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं जैसे समानता, समाज में समानता, समाज में बराबरी का मौका मिले, समाज में हमारे छुआछूत फिर ना पनपे, तथा पुलिस बेवजह किसी भी नागरिक को परेशान नहीं कर सकती। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आप किस आर्टिकल के अंडर वो अधिकार है जिसका यूज़ कर कर आप अपना संरक्षण कर सकते हैं, किसी वकील को हायर कर सकते हैं, मीन्स अपनी गिरफ्तारी के संरक्षण में भी कुछ बोल सकते हैं। तो यही सब हमारा मूल अधिकार होता है, जो कि दिन प्रतिदिन किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई फंडामेंटल राइट्स यूज़ होता रहता है, बिकॉज इट्स आवर नेचुरल राइट। एंड इसका संरक्षक इसका वायलेट होने पे, इसका अप्लाई अगर हम पे ना हो, मीन्स हमें अगर फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार ना मिले, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। तो हमने ये जान लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है एंड क्यों है। क्योंकि जिस समय प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम्स में, जिस समय छुआछूत बहुत ही गहरी जटिल समस्या बन गई थी, उस वक्त ये रूल नहीं था, ये कानून नहीं बनाए हुए थे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे देश के लोगों को वह उत्पीड़न सहना पड़ता था, वह टॉर्चर ऊंची जाति के द्वारा छोटे जातियों को सहना पड़ता था। तो अब हम फैमिलियर हो गए होंगे थोड़े थोड़े अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम समझ गए होंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के टाइप्स में, इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो अब हम फंडामेंटल राइट्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वालिटी, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 14 to 18। इसमें हम समानता का अधिकार के बारे में जानेंगे, कैसी कैसी समानता हमें सोसाइटी में, नीची जाति ऊंची जाति के इश्यूज़ नहीं देखने पड़ते हैं, नौकरी में समानता मिलती है, अनुसूचित जाति एंड पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है। तो पहले 1 by 1 हम इनके ग्रुप को जानते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में कैसे कैसे अधिकार हमें दिए गए हैं। देन इसके बाद हम 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी हमने जान लिया। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम देखेंगे कि हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 19 to 22। देन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह कितने से कितने आर्टिकल तक है? 23 से 24 तक। इसमें हम शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं हमारे, जैसे किसी भी इंसान को खरीद बेच नहीं सकते, तथा बाल श्रम के बारे में भी है, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं आगे का। तो इसमें आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता, जो 25 से 28 तक है। फिर इसके बाद देखते हैं
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार, जो कितने से कितने आर्टिकल तक है, 29 से 30 तक। फिर देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकार को पाने में असमर्थता आ रही हो, तब हम सुप्रीम कोर्ट में उचित कार्रवाई द्वारा इन अधिकारों को प्रवर्तित करा सकते हैं। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम आर्टिकल 32 का यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में दिस राइट टू प्रॉपर्टीज वाज रिप्लेस्ड इन लीगल राइट्स मीन्स कानूनी अधिकार में रखा गया है, मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को। तो अब तक हमने कितना जाना, हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किए जाते हैं हर एक पर्सन को बिना किसी भेदभाव के। फिर आर्टिकल्स के ग्रुप देखे हमने जो क्लासिफिकेशन में बताया गया है। तो हमने तो अभी ये देखा कि कौन सा अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है, बट अब हम जानेंगे डिटेल में कि कौन से आर्टिकल में क्या अधिकार है। तो सबसे फर्स्ट आते हैं राइट टू इक्वालिटी मीन्स आर्टिकल 14 to 18 में। तो आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हिंदी में कहते हैं विधि के समक्ष समानता। इसमें है कि कानून के नज़र में सब समान है तथा कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और सब पर एक समान ही लागू करेगा। फिर आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी। आर्टिकल 15 में तो एक मूवी भी बनी है। तो आर्टिकल 15 में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और बहुत ही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जिससे हमारे देशवासियों को प्रीवियस टाइम से अब तक में बहुत सारी छूटें मिली हैं और बहुत ही राहत है। इसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी प्लेस पे कहीं भी आ जा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव का निषेध हिंदी में कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि इससे प्रीवियस टाइम से अब तक लोगों को बहुत ही राहत मिली है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए भी। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर में ये है कि आप इंडिया में किसी भी जगह घूम सकते हैं, आपको किसी भी जगह धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को जीवन के किसी भी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 15 जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भेदभाव के बारे में, इस पर एक अर्लियर मूवी भी बनी है, तो याद करने के लिए यू कैन रिफर दैट। देन आता है आर्टिकल 16 जिसमें है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब कि जैसे कोई भी नौकरी आती है, कोई भी नियोजन आता है, कोई भी योजना आती है सरकार की, तो यह सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के रूप में होगा। बस इसमें एक्सेप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। तो हम जान गए होंगे कि आर्टिकल 16 क्या है। फिर आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत मीन्स छुआछूत का अंत। तो ये तो जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में कितना चलन था इस छुआछूत का, बट अब हम देखते जा रहे हैं कि ऐसा कोई केस नहीं मिलता। तो इसमें दिया गया है कि अगर कोई भी छुआछूत जैसी रूढ़िवादी परंपरा को निभाते हुए मिलता है तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। यह हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में वर्णित है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मीन्स उपाधियों का अंत। मीन्स आप ये जान सकते हैं कि आर्टिकल 18 के तहत ही उपाधियाँ दी जाती हैं और किसे नहीं दी जाती हैं। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत, इसके अंदर में ये दिया गया है कि किसी भी सेना का सिपाही हो या विद्या संबंधी सम्मान के उपलक्ष्य में उपाधियाँ दी जाती हैं। और एक यह भी वर्णित है चीज़ कि कोई भी नागरिक इंडिया का प्रेसिडेंट के बिना आदेश के किसी अन्य देश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो हमने 14 से 18 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको देखा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 19 से 22 तक।
फिर राइट टू फ्रीडम 19 to 22 मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक आर्टिकल में है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मीन्स हमें यह मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति करने की, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। दूसरा है राइट टू असेंबल, मतलब हमें असेंबल होने की, शांतिपूर्वक अगर बिना हथियार के, बिना आर्म्स के हम कलेक्ट होते हैं तो यह हमारा अधिकार है। बस हमें उसमें कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना है, जैसे कि हम हथियार के साथ नहीं जा सकते हैं। फिर हमारा आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर हमारा आता है 19 में राइट टू मूव फ्रीली, मैंने बताया था आपको कि आप अपने देश में किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19E में दिया गया है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप किस जगह रह सकते हैं या इस जगह नहीं रह सकते। एक जगह थी कश्मीर, धारा 370 वाला, बट वो भी ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ भी जाकर रह सकते हैं। अब लास्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो पहले जैसा अब नहीं रहा कि अब पहले जैसे था कि बहुत ही लोगों को, गरीब लोगों को तो और अपने कास्ट के अनुसार ही प्रोफेशन चूज़ करने का राइट था, बट अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी कास्ट का हो और वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, एंड दिस फ्रीडम इज़ अंडर आर्टिकल 19G। फिर आते हैं आर्टिकल 20 पे, जिसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब मान लेते हैं अगर आपसे कोई अपराध हो गया है तो आप अपने अपराध के हित में भी संरक्षण का अधिकार रखते हैं। किसी को भी पुलिस बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके लिए गिरफ्तार करने का रीज़न बताना होगा, तथा 24 आवर्स के अंदर में आने जाने के समय को छोड़कर उसे पेश किया जाएगा। और थर्ड है, जो हमेशा ही होता है कि लोग अपने पसंद के एडवोकेट से सलाह भी लेते हैं, वकील खड़ा करते हैं। तो ये जो वकील लेने का अधिकार है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 में। यह आसानी से याद रह सकता है। फिर आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ये है कि आप किसी भी इंसान को अब फोर्स्ड लेबर, बिना वेतन के काम नहीं करा सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते, उनको जो पहले होता था गुलाम की तरह और इंसानों को खरीदा और बेचा भी नहीं जा सकता। यह एक ऑफेंस पनिशमेंट है। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ एन ऑफेंस पनिशमेंट। बहुत ही घोर अपराध है जिसके लिए बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलता है। फिर आता है आर्टिकल 24, जिसमें दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज ETC, मतलब बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें वही दिया गया है कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, जो अक्सर देखे जाते हैं कहीं कहीं कि कारखानों में या किसी भी छोटे मोटे दुकानों में मिलते हैं, तो कानूनन उनको 14 वर्ष से कम उम्र में काम करना एक अपराध है, और ऐसा अगर कोई पाया जाता है तो यह कानून के खिलाफ है। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स का जो क्लासिफिकेशन था, उसमें जो एक क्लासिफिकेशन था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, यह उसी का पार्ट है। तो आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, मतलब अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि आप अपने चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, जानते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है एंड यह धर्मनिरपेक्ष देश भी है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकता है। तो इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, आर्टिकल 25 के अनुसार किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को भारत में कोई भी धर्म
चूज़ करने की अपने चॉइस के अनुसार यह अधिकार है उसका और वह उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है।